गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपन ने जो आपका टॉपिक स्टार्ट किया था अपन ने वो कंप्लीट हो चुका था। वो टॉपिक था फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, पाचन की कार्य की, जो अपना प्रीवियस क्लास में कंप्लीट हो चुका था। आज इस क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे परिसंचरण की कार्य की, इसे बोलते हैं फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन, जो अपना इस यूनिट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक के ऊपर आपके कंपटीशन के एग्जाम में भी काफी मात्रा में क्वेश्चन आते हैं। जिस एग्जाम में ये जो लाइफ साइंस या जनरल साइंस का टॉपिक ऐड किया जाता है तो उसमें इस वाले भाग से काफी क्वेश्चन आते हैं, तो उस नजरिए की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और यहाँ पे अपन ने तो वैसे ही महत्वपूर्ण है। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा परिसंचरण की कार्य की, जिसे अपन बोलेंगे फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन। फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन। अब ये होता क्या है, कहते किसे हैं, कैसे इसका विकास होता है, इन सभी की जानकारी अपन इस क्लास में ग्रहण करेंगे। तो आपने अगर नाम सुना हो ब्लड वेसिकुलर सिस्टम, ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम, जिसे अपन बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। यह एक बॉडी में पाए जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं आवश्यक एक सिस्टम होता है, एक तंत्र होता है, जो बॉडी के डिफरेंट टाइप के जो टिश्यूज होते हैं। अपनी बॉडी में बहुत सारे उत्तक या टिश्यूज हैं। उन टिश्यूज में यह आवश्यक सबस्ट्रेट या पदार्थों को एक्सचेंज या आदान प्रदान करने का काम करता है। तो ये क्या है, एक प्रकार का इंपॉर्टेंट सिस्टम है, जो आवश्यक सबस्ट्रेट्स को डिफरेंट टाइप के टिश्यूज में एक्सचेंज, जिसे अपन बोलते हैं आदान प्रदान करने का काम करता है। यानी कि अपने शरीर में जो विभिन्न प्रकार के जो टिश्यूज हैं, उत्तक है, उनमें यह सिस्टम कुछ आवश्यक पदार्थों के आदान प्रदान या एक्सचेंज का काम करता है। इसीलिए अपन इसे इंपॉर्टेंट सिस्टम या आवश्यक तंत्र के रूप में या महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में जान रहे हैं। इसके अलावा यह विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गन्स है, अपनी बॉडी में जो अंग है, उनको आवश्यक पदार्थ भी उपलब्ध करवाता है। इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को क्या अवेलेबल करवाता है, आवश्यक सबस्ट्रेट्स भी अवेलेबल करवाता है। कौन? ये ब्लड वेसिकुलर सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र। इस सिस्टम में सर्कुलेटरी फ्लूइड एवं वेसल्स का जाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? सर्कुलेटरी फ्लूइड प्लस वेसल्स का
जाल। सर्कुलेटरी फ्लूइड क्या हो जाएगा? ब्लड, खून हो जाएगा। और वेसल्स, रक्त वाहिनियां हो जाएगी। तो इनका एक इसमें जाल पाया जाता है, एक वेब पाया जाता है। सर्वप्रथम इस सिस्टम के बारे में विलियम हार्वे, सर्वप्रथम इस सिस्टम के बारे में विलियम हार्वे ने सन 1682 में बताया था कि एक कंप्लीट वेसिकुलर सिस्टम मेसोडर्म से बनता है। क्या बताया इन्होंने? एक कंप्लीट वेसिकुलर सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? किससे बनता है? मेसोडर्म से। आपने फर्स्ट ईयर में 3 जर्मिनल लेयर्स अर्थात 3 जननिक स्तर पढ़े हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो जो मेसोडर्म थी, सेकेंड बीच वाली लेयर, उससे ये ब्लड वेसिकुलर सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण होता है। ये बताया था सबसे पहले विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने सन 1682 ईस्वी में। क्लियर है यहां तक? इन साइंटिस्ट के अनुसार हाई लेवल की जो सेल्स होती है या जो हाई लेवल की जो एनिमल्स होते हैं, उनमें ब्लड वेसिकुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम दोनों ही सिस्टम पाए जाते हैं। ब्लड वेसिकुलर सिस्टम की तो बात कर ली अपन ने। एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक का मतलब है यहां पे लसिका से, तो अपन इसे क्या बोलेंगे? लसिका तंत्र। तो हाई लेवल की जो सेल्स यानी यूकैरियोटिक सेल्स अर्थात हाई लेवल के एनिमल्स, फॉर एग्जांपल अपन ह्यूमंस, तो अपन में ये नहीं है कि ब्लड वेसिकुलर सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र ही मिलता है, अपन में लसिका तंत्र या लिम्फेटिक सिस्टम भी पाया जाता है। इस प्रकार ब्लड वेसिकुलर सिस्टम की अगर बात की जाए तो इस ब्लड वेसिकुलर सिस्टम में ब्लड होगा, हार्ट होगा और ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं भी होगी। इसी प्रकार लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या होगा? लिम्फ होगा यानी लसिका होगा, लसिका भरी हुई होगी, और लिम्फेटिक वेसिकल्स होगी, लसिका वाहिकाएं होगी। तो ये आपस में मिलकर इन दोनों सिस्टम्स का निर्माण करती है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में ब्लड तो होगा ही होगा, हृदय हार्ट भी होगा और ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिकाएं भी होगी। ऐसे ही इस सिस्टम में भी लसिका होगी और लसिका वाहिकाएं होगी, यानी कि लिम्फ और लिम्फ वेसल्स या लिम्फेटिक वेसल्स। क्लियर है? तो ये अपन ने एक सर्कुलेटरी जो सिस्टम है, जो ब्लड वेसिकुलर सिस्टम है, उसकी एक इंट्रोडक्शन अपन ने देख लिया है कि सिस्टम क्या होता है और इस सिस्टम का उद्भव किस लेयर से होता है, भ्रूण की किस स्तर से होता है, और इस सिस्टम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। ये अपन ने एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन इसका देख लिया है। अब अपन आगे बात करेंगे ब्लड के कंपोजिशन की, रक्त के संगठन की। इतना तो क्लियर हो चुका होगा, बहुत ही सिंपल है ये, क्योंकि अपन ब्लड के बारे में या इस सिस्टम के बारे में स्मॉल क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, तो अपने लिए कोई नई चीज नहीं है। बस अपन को यहां पे डीपली स्टडी करनी है इसकी, इतना ही अंतर है बस। तो क्या होता है ब्लड का कंपोजिशन या संगठन, जिसमें से काफी क्वेश्चन बनते हैं।
इसी में पॉइंट ऐड कर रहे हैं अपन, रक्त का संगठन, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कई बार ये क्वेश्चन बना है कि ब्लड एक प्रकार का है, उसमें दे देंगे संयोजी ऊतक, कोई टिश्यू, संयोजी ऊतक या कोई ऑर्गन या कोई अन्य ऑप्शन दे देंगे। तो अपन को यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, यह एक प्रकार का सर्कुलेटरी लिक्विड टिश्यू होता है। अर्थात ये जो ब्लड है ये टिश्यू होता है, उत्तक होता है। कैसा? लिक्विड टिश्यू होता है। और लिक्विड टिश्यू भी कैसा? सर्कुलेटरी, जो कंटिन्यू परिवहित होता रहता है। तो जहां कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आए तो अपन को यही ध्यान रखना है कि ब्लड एक सर्कुलेटरी लिक्विड टिश्यू है, एक उत्तक है जो तरल अवस्था में होता है, जो मोस्टली परिवहित होता रहता है, परिवहन का काम करता है। अधिकांश वर्टिब्रेट एनिमल्स में यह पाया जाता है। ठीक है, एक स्वस्थ ह्यूमन की बात की जाए या एक एडल्ट ह्यूमन की बात की जाए, एडल्ट ह्यूमन, तो उसमें लगभग 5 लीटर ब्लड मिलता है। यानी मेरी बॉडी की मैं बात करूं तो मेरी बॉडी में लगभग 5 लीटर ब्लड मिलेगा, जो टोटल वेट का लगभग 6 से 7.5% पार्ट बनाता है। जो अगर टोटल वेट लिया जाए तो उसका एवरेज देखें तो ये 5 लीटर ब्लड जो है वो टोटल वेट का 6 से 7.5% पार्ट बनाता है। इसके साथ ही इस ब्लड की विशिष्ट गुरुत्वता, विशिष्ट गुरुत्वता जिसे अपन बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये होती है 1.050 से 1.060। ये भी अपन को ध्यान रखनी है। इसके साथ ही ये जो ब्लड होता है स्पेशली मैमल्स में, इसका मोस्टली जो कलर होता है वो रेड होता है। कलर कैसा है इसका? रेड कलर। क्लियर है? अगर इसके पीएच की बात की जाए, पीएच की बात की जाए तो इसका जो पीएच होता है वो होता है 7.4। अर्थात अगर अपन इसको चखें तो ये अपन को नमकीन लगेगा, क्षारीय लगेगा, नमकीन जैसा। 7.4 नमकीन जैसा, अर्थात क्षारीय, एल्केलिन, क्षारीय। 7.4। तो कंपटीशन के एग्जाम में ये पीएच का क्वेश्चन पूछ सकता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्वेश्चन पूछ सकता है, एडल्ट ह्यूमन में कितना ब्लड पाया जाता है ये पूछ सकता है, वेट का कितना % पार्ट बनाता है ये पूछ सकता है आपको। तो ये चीज आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। अब अपन बात करेंगे कि ये जो ब्लड है इसमें कौन कौन सी कणिकाएं या कॉर्पल्स पाई जाती है। आपने नाम सुना होगा, प्लाज्मा का नाम सुना होगा, तो वो कितना % होता है। आपने कणिकाओं का नाम सुना होगा, तो कणिकाएं कितने % होती है और ये दोनों आपस में मिलकर ब्लड का निर्माण करती है। तो इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्लाज्मा जो होता है वो रक्त का कितना % भाग बनाता है। तो इसके लिए अपन एक टेबल बनाएंगे जिसको आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहां से अपना एक बड़ा क्वेश्चन भी बनता है
कंपोजिशन ऑफ ब्लड या रक्त के संगठन को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो उसी वे में अपन एक चार्ट बनाते हैं, तो ध्यान से देखना। ब्लड, इस ब्लड को अपन दो भागों में बांटते हैं। ये ब्लड दो भागों से मिलकर बना हुआ होता है। एक तो है प्लाज्मा, प्लाज्मा ये होता है 55% पार्ट। कितना? 55% पार्ट। दूसरी तरफ है रक्त कणिकाएं, जिन्हें बोलते हैं ब्लड कॉर्पल्स। ये बनाती है 45% पार्ट। तो ये चीज आपको स्पेशली नोट करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है। अगर प्लाज्मा के ऊपर भी पूछे आपको कि प्लाज्मा किससे मिलकर बना हुआ होता है, तो प्लाज्मा मुख्यतः H2O जो होता है, इसमें 91 से 92% पार्ट होता है। कितना? 91 से 92% पार्ट तो पानी ही होता है प्लाज्मा में। बाकी क्या होता है फिर? बाकी जो होता है वो है सॉलिड्स, ठोस जिन्हें बोलते हैं, जो इसका 8 से 9% पार्ट होते हैं। कितना? 8 से 9। ये सॉलिड्स भी, इस सॉलिड्स में भी, इन ठोस में भी क्या क्या पाया जाता है, तो वो भी कई बार आपसे पूछ सकता है अगला। तो एक तरफ तो है इसमें इनऑर्गेनिक साल्ट्स, ये होते हैं इसमें 0.9%। और फिर बात करें अपन ऑर्गेनिक साल्ट्स की, ऑर्गेनिक साल्ट्स ये होते हैं इसमें 8%। तो ये चीज ध्यान रखनी है अपन को। तो ये अपन ने प्लाज्मा जो 55% पार्ट बना रहा है ब्लड का, उस प्लाज्मा की अपन ने डिटेल में बात कर ली है कि यह मोस्टली H2O जो 91 से 92% पार्ट बनाता है, और सॉलिड्स जो 8 से 9% पार्ट बनाते हैं प्लाज्मा का। सॉलिड्स में भी 0.9% तो इनऑर्गेनिक और 8% ऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं। क्लियर है? अब अपन इधर बात करेंगे ब्लड कणिकाओं की, रक्त कणिकाओं की। तो ये जो रक्त कणिकाएं होती है, ये भी 3 प्रकार की होती है। आपने अगर नाम सुना हो RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC को अपन जानते हैं इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स के नाम से। WBC को जानते हैं अपन ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स को जानते हैं अपन थ्रोम्बोसाइट। तो इनके अन्य नाम भी अपन को ध्यान रखने हैं कि जो रक्त कणिकाएं जिन्हें अपन बोल रहे हैं ब्लड कार्पल्स, यह 45% पार्ट बनाती है ब्लड का, जो 3 टाइप की होती है। RBC यानी इरिथ्रोसाइट सेल्स, WBC मींस ल्यूकोसाइट सेल्स, और प्लेटलेट्स मींस थ्रोम्बोसाइट सेल्स। क्लियर है? अब ये जो WBC सेल्स होती है, जिन्हें ल्यूकोसाइट सेल्स बोल रहे हैं, ये भी 2 प्रकार की होती है। एक तो कणिकामय,
और दूसरी अकणिकामय, अकणिकामय यानी ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट, कणिकामय WBC और अकणिकामय WBC। अब ये जो कणिकामय WBC है यानी ग्रेन्युलोसाइट जो WBC है, ये 3 टाइप की होती है। आपने अगर नाम सुने हो, एसिडोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, तो इनके मैं नाम लिख रहा हूं। ये 3 प्रकार की है। एसिडोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स। ये 3 टाइप की कणिकामय सेल्स होती है WBC की, एसिडोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स। ऐसे ही अकणिकामय या अग्रेन्युलोसाइट्स WBC सेल्स की बात करें तो यह 2 प्रकार की होती है। आपने उनका नाम भी सुन रखा है, लिम्फोसाइट सेल्स और मोनोसाइट सेल्स। तो ये 2 प्रकार की है, एक तो लिम्फोसाइट्स और एक मोनोसाइट्स। तो ये टेबल अगर आपको याद है तो आप आसानी से ब्लड का कंपोजिशन बता सकते हो बेझिझक। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं उसको। ब्लड जो होता है उसका 55% पार्ट तो प्लाज्मा बनाता है और 45% पार्ट रक्त कणिकाएं या ब्लड कार्पल्स बनाती है। अगर ब्लड प्लाज्मा की बात की जाए तो इसमें 91 से 92 पार्ट तो H2O का होता है और बाकी 8 से 9% पार्ट सॉलिड्स या ठोस पदार्थों का होता है। इन ठोस पदार्थों में 0.9% तो इनऑर्गेनिक और 8% ऑर्गेनिक पार्ट होते हैं। वैसे ही रक्त कणिकाओं की बात करें तो ये 3 टाइप की होती है, RBC या एरिथ्रोसाइट्स, WBC या ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। WBC सेल्स जो होती है ये भी 2 प्रकार की होती है, ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट यानी कणिकामय और अकणिकामय। ग्रेन्युलोसाइट्स जो WBC सेल्स होती है 3 प्रकार की होती है, एसिडोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स। ऐसे ही अग्रेन्युलोसाइट सेल्स की बात करें तो ये लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो ये टेबल है जो अपन को ब्लड का कंपोजिशन या संगठन को समझाने में सहायता प्रदान कर रही है। तो ये टेबल अच्छे से याद कर लेना, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन भी अपने हल हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब रक्त कणिकाओं की। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा अपना? रक्त कणिकाएं, इन्हें अपन बोल रहे हैं ब्लड कॉर्पल्स। इस टेबल के माध्यम से अपन बता सकते हैं कि जो ब्लड कॉर्पल्स या जो रक्त कणिकाएं होती है तो है ब्लड का 45% पार्ट बनाती है। इसके साथ ही ये जो ब्लड कणिकाएं होती है या ब्लड कार्पल्स होती है यह 3 टाइप की होती है, RBC या एरिथ्रोसाइट्स, WBC या ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। इन प्रत्येक ब्लड कार्पल्स का अपना अपना विशेष फंक्शन होता है, स्पेशल कार्य होता है। तो उन कार्यों का अपन अध्ययन करने के लिए प्रत्येक इंडिविजुअल रक्त कणिका को लेंगे। जैसे सबसे पहले RBC या एरिथ्रोसाइट सेल्स है तो इसकी अपन स्टडी करेंगे पहले। तो फर्स्ट नंबर पे मैं ले रहा हूं RBC, जिसकी फुल फॉर्म क्या होगी? रेड ब्लड सेल, या सेल को अपन बोल सकते हैं यहां पे सेल किस जगह? कॉर्पल, कॉर्पल। क्लियर है? या तो सेल लिख सकते हो आप, या अगर सेल नहीं लिखो तो सेल से बेस्ट रहेगा कॉर्पल या कणिका। अब ये होती क्या है? सबसे पहले इसको किसने देखा, इसकी साइज क्या है, शेप क्या है, कलर क्या है, वो सभी अपन
इसकी स्टडी करेंगे ध्यान से। तो सबसे पहले इसकी बात करें अपन नॉर्मल इंट्रोडक्शन की, तो सबसे पहले इस आरबीसी को ल्यूविनवेन-होक ने देखा था। अपन ने माइक्रोबायोलॉजी अच्छे से पढ़ी है, फर्स्ट ईयर में भी अपन ने ल्यूविनवेन-होक के बारे में जाना था। तो सबसे पहले जीवित कोशिका की जो खोज की थी वो ल्यूविनवेन-होक ने ही की थी 1676 में। तो इसकी खोज का श्रेय भी किनको जाता है? ल्यूविनवेन-होक 1676 ईस्वी में सबसे पहले आरबीसी कोशिकाओं को माइक्रोस्कोप से देखा था और यह बताया था कि यह स्मॉल पार्टिकल्स के रूप में पाई जाती है। आरबीसी स्मॉल पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का मतलब है यहां पे कण से, सूक्ष्म कणों के रूप में ये इनको ल्यूविनवेन-होक को दिखाई दी थी सूक्ष्मदर्शी में। इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि ये आरबीसी स्मॉल पार्टिकल्स या सूक्ष्म कणों के रूप में ब्लड में पाई जाती है, जो अधिकतर कशेरुकी प्राणी या वर्टिब्रेट एनिमल्स में पाई जाती है। इनका अध्ययन अपन कुछ बिंदुओं के माध्यम से करते हैं जो निम्न प्रकार है। पहला ले लेता हूं मैं शेप, जिसे अपन बोलते हैं आकृति। तो इनकी जब आकृति की बात आती है तो अपन को इसमें यह ध्यान रखना है स्पेशली कि वर्टिब्रेट एनिमल्स को छोड़कर या मैमल्स को छोड़कर बाकी सभी जो वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं उनकी आरबीसी सेल्स जो होती है वह अंडाकार, यह आपने नोट कर लिया होगा। कैसी है? अंडाकार, अंडाकार जिसे अपन बोल सकते हैं ओवेल। उभयोतल जिसे अपन बोलते हैं बाइकॉन्वेक्स, बाइकॉन्वेक्स एवं केंद्रक युक्त या न्यूक्लिएटेड होती है। मेमल्स को छोड़ दिया है अपन ने, मेमल्स के अतिरिक्त जो वर्टिब्रेट या कशेरुकी प्राणी है उनमें जो आरबीसी कोशिकाएं होती है वह अंडाकार या उभयोतल और न्यूक्लियस युक्त होती है, यानी केंद्रक इसमें पाया जाता है। लेकिन मेमल्स की अगर बात की जाए, मैमल्स की अगर बात की जाए तो इनमें ऊंट एवं लामा को छोड़कर, नाम सुना होगा आपने, छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि मैमल्स में ऊंट, केमल और केमल की जैसा ये एनिमल है लामा, केमल से छोटा होता है, उनको छोड़कर बाकी सभी मैमल्स की मैच्योर या परिपक्व जो आरबीसी होती है वह बाइकॉन्वेक्स सर्कुलर एवं इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसीलिए कहा जाता है, या होता ही है, अपनी जो आरबीसी है परिपक्व आरबीसी रेड ब्लड सेल, उसमें केंद्रक नहीं होता है। यानी कि इसका मैं डायग्राम भी बनाऊं तो ये ऐसा ही होगा, बस ऐसे, इसमें केंद्रक नहीं होगा जैसे अपन ने यहां पे बनाया है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, मैमल्स के अतिरिक्त जो वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं उनके आरबीसी सेल में तो केंद्रक होगा, इसलिए लिखा है अपन ने केंद्रक युक्त न्यूक्लिएटेड। लेकिन जो मैमल्स में ऊंट और लामा के अतिरिक्त जो परिपक्व आरबीसी सेल्स होती है वह वृत्ताकार होगी, सर्कुलर, उभयोतल होगी और केंद्रक रहित होगी। इसलिए मैंने यहां पे केंद्रक नहीं बनाया है। इसीलिए ये जो
मेमल्स की आरबीसी होती है ये अधिक से अधिक अपने अंदर हीमोग्लोबिन को समा सकती है या ट्रांसफर कर सकती है। HB हीमोग्लोबिन, अब न्यूक्लियस तो है नहीं तो ये खाली पड़ी है बीच में से, तो अब इसका मुख्य कार्य क्या हो गया, हीमोग्लोबिन को अपने साथ अधिक से अधिक बांधे रखना या समा लेना, इसलिए रेड होती है ये। ठीक है, तो ये अपन ने जान लिया है इसकी शेप या आकृति के बारे में कि ये कैसे होती है। तो यहां पे कंपटीशन के एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैमल्स की आरबीसी सेल्स में, परिपक्व आरबीसी सेल्स में को निम्न में से कौन सा अंगक पाया जाता है, तो वहां पे केंद्रक का ऑप्शन दे दे तो केंद्रक तो पाया ही नहीं जाता। ऐसा भी पूछ ले कि ऐसे कौन से मैमल्स हैं जिनमें आरबीसी सेल्स में केंद्रक पाया जाता है, तो ऊंट और लामा। क्लियर है। अब अपन बात करें, तो चलो टाइम हो गया है, नेक्स्ट क्लास में अपन शेप के आगे इसकी साइज की बात करेंगे, साइज। ठीक है, तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।